गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज है 15 जून और 15 जून 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सके, साथ ही में आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट लाने के लिए और देश और दुनिया में रोज बरोज कैसी घटनाएं घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों। आज का पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है डी, 14 जून। हर साल मित्रों 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो मनाया जाता है। अब 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मित्रों 14 जून को कार्ल लैंड स्टेनर का जन्म हुआ था, इसलिए मित्रों उनके जन्मदिन की याद में हर साल 14 जून को जो है वो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी कि विश्व रक्तदान दिवस जो है वो मनाया जाता है। WHO के द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के तौर पे घोषित किया गया था और 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादनों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जितने भी लोगों को जहाँ पे भी मित्रों रक्त की कमी पाई जाती है वहाँ पे जो ब्लड बैंक है या कोई छोटी मोटी जो रक्त है वो पहुंचाने के लिए मित्रों इस अभियान और इस दिन को मनाया जाता है। मित्रों, कार्ल लैंड स्टीनर के बारे में हम बात करें तो मित्रों वो एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम खोजने का श्रेय उनको जाता है। हम जानते हैं कि भाई आप सबको मालूम है कि भाई हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप कोई पूछे आपके बारे में कि भाई आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो आप बताओगे ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो यह ब्लड ग्रुप जो खोजने का श्रेय जो है वो कार्ल स्टीनर को जाता है और इसीलिए मित्रों उनके जन्मदिन पर और उनके जन्मदिन के याद पर मित्रों हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो मनाया जाता है। अब 2021 के वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम क्या है? तो इस साल की थीम है मित्रों गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। बराबर કે જે અત્યારે લડી રહ્યો છે તમે લોહી આપો અને અત્યારે જે દુનિયાની સાથે લડી રહ્યો છે તેની સામે જંગ લડો એવું કહેવામાં આવે છે। ઓકે, તો गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। बराबर, तो मित्रों मोस्ट इम्पोर्टન્ટ છે કેમ કે એક્ઝામની અંદર ઘણી વખત જે છે દિવસોના જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેઝ હોય છે એની થીમ પણ પૂછાતી હોય છે। તો મિત્રો આ વખતેની થીમ યાદ રાખજો। ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 25 वर्षों के बाद युद्ध और संचालन इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण और समापन पर नीति को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है ए, राजनाथ सिंह। तो मित्रों आप सबको जानते ही होंगे कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा 25 वर्ष के बाद इस नीति को मंजूरी दी है। अब ये नीति है क्या? तो हाल ही में मित्रों जानकारियों के प्रकाशन की मंजूरी और उनको प्रकाशित करने की जो जिम्मेदारी है वो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन की होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक युद्ध को इतिहासों को समय से प्रकाशित होने पर लोगों को घटनाओं की सही जानकारी मिले, शैक्षिक जो लोग होते हैं वो रिसर्च के लिए प्रामाणिक सामग्री उनके पास उपलब्ध हो और इस गैर जरूरी जो अफवाहें होती है उन सबको दूर करने में भी ये मदद मिलेगी। ओके, और इस नीति जो है मतलब इस नीति के मुताबिक सामान्य तौर पर रिकॉर्ड को 25 साल के बाद ही सार्वजनिक किया जाना चाहिए। मतलब कोई भी खुफिया जानकारी हो वो 25 साल के बाद ही पब्लिश की जाए ताकि क्या हो सके कि 25 साल तक अगर उस खुफिया जानकारी से कोई भी घटना घटती है तो वो हम क्या कर सके, उसका सामना कर सके। ओके, इसीलिए मित्रों राजनाथ सिंह ने अब यह बताया कि भाई अब किसी भी खुफिया जानकारी को आपको प्रकाशित करना है तो 25 साल के बाद जो है वो प्रकाशित कर सकते हैं। ओके, और उन्होंने इस जो
ये जो नीति की मंजूरी दी है उन्होंने ट्वीट करके भी इसका जो है वो उन्होंने बताया था कि भाई अब जो है हम सैन्य ऑपरेशन युद्ध के दौरान जितने भी संवाद हुए थे और सेना के इतिहास से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी थी उनके गोपनीयता को सूची से हटाकर सार्वजनिक करने की जो पॉलिसी है उनको हम मंजूरी देते हैं। ओके, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है ताकि क्या हो सके कि भाई हमारे देश के जितने भी लोग हैं, बराबर, देश के जो नागरिक होते हैं उनमें गैर समझ नहीं होती, उन सबको मालूम चल सकता है कि भाई हमारे सेना बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कैसे करते हैं। ओके, तो और कौन कौन से देश जो है वो हमारे पर हमला करते हैं, कौन कौन से, चाइना, पाकिस्तान, वो सब कैसे हमला करते हैं, इन सब के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। ओके, टेररिस्ट कैसे भारत में घुस सकते हैं, तो नागरिकों को पता चले ताकि नागरिक भी क्या हो, जागरूक हो सके और ऐसे भी किसी मामले में जो है वो सरकार की मदद कर सकते हैं। ओके, और इसीलिए राजनाथ सिंह के द्वारा मित्रों ये जो नया इनिशिएटिव है उनको मंजूरी दे दी गई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ए बारबोरा क्रेजसिकोवा। मतलब हाल ही में चेक रिपब्लिकन की एक टेनिस खिलाड़ी है बारबोरा क्रेजसिकोवा। उन्होंने हाल ही में जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट है महिला एकल का खिताब उन्होंने जीत लिया है। ओके, फ्रेंच ओपन खिताब के बारे में हम बात करें तो मित्रों ये फ्रेंच ओपन टेनिस का एक मुख्य टूर्नामेंट है जो मई के अंत और जून के पहले सप्ताह में जून के जो 2 सप्ताह होते हैं उनके दौरान जो है वो मध्य पेरिस में खेला जाता है। ओके, मध्य पेरिस में स्टेड रोलेट गरोस में, बराबर, वो खेला जाता है। याद रखना मित्रों कि फ्रांस में कहाँ पे खेला जाता है, तो स्टेड रोलेट गरोस में वो खेला जाता है। ओके, और यह मित्रों ईयरली टूर्नामेंट है, ईयरली कैलेंडर जो हर साल मित्रों जो टेनिस के बड़े बड़े 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें से दूसरा नंबर का ये ग्रैंड स्लैम है और दुनिया का प्रमुख क्ले कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है। अगर आपको पूछा जाए मित्रों एग्जाम में, रेलवे या आप कोई स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम दे रहे हो तो उनमें ये एग्जाम ये क्वेश्चन कॉमन है। ओके, वहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं कि भाई फ्रेंच जो टेनिस टूर्नामेंट है वो किस कोर्ट पर खेली जाती है, तो याद रखना क्ले कोर्ट टेनिस में वो खेली जाती है। ओके, और फ्रांस की बात करें मित्रों तो जैसे कि फ्रांस में इस टेनिस की शुरुआत कब हुई थी, तो फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतियोगिता 1891 में शुरुआत हुई थी। ओके, जिसमें केवल वही टेनिस खिलाड़ी भाग ले सकते थे जो फ्रांस क्लब के सदस्य थे। अब इसे टेनिस चैंपियन डे फ्रांस इंटरनेशनल डे टेनिस के नाम से भी जाना जाता था। पहली महिला टूर्नामेंट फ्रांस में मित्रों 1897 में आयोजित की गई थी और यह केवल फ्रांस क्लब के जितने भी सदस्य लोग थे उनके बीच ही यह टूर्नामेंट जो है वो आयोजित की जाने वाली थी। फ्रांस के नागरिक इन सब में शामिल नहीं हो सकते थे। उसके बाद मित्रों क्या हुआ कि एक अन्य टूर्नामेंट जिसे हम वर्ल्ड हार्ड कोर्ट चैंपियनशिप कहते हैं वो सेंट क्लाउड के स्टेड क्रेप्सेस पर क्ले कोर्ट में आयोजित हुआ था और यह टूर्नामेंट 1912 से लेकर 1923 के मध्य में खेला गया था। इस प्रतियोगिता को रोलैंड गरोस का पूर्ववर्ती माना जाता है क्योंकि इस प्रतियोगिता में सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी भाग लेते थे। ओके, और ऐसे ही मित्रों जो है वो फ्रांस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी। ओके, और फ्रांस में तो मित्रों आप सबको मालूम है क्योंकि फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस, और फ्रांस की करेंसी क्या है, यूरो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने दिव्यांग युवाओं के लिए विकलांगता मुद्दों पर एक फेलोशिप की घोषणा की, तो इसका आंसर है ए NCPEDP। मतलब इसका आंसर क्या है, तो नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिजायरेबल पीपल। तो हाल ही में मित्रों NCPEDP के द्वारा जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, उन सब के लिए मित्रों एक फेलोशिप की घोषणा की गई है। अब NCPEDP के बारे में हम बात करें तो यह एक क्रॉस डिसेबिलिटी गैर लाभकारी संगठन है जो कई हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार की वकालत करने के साथ साथ उनको रोजगार भी देती है, प्रोत्साहित भी करती है, जन जागरूकता बढ़ाना, ज्ञान देना, सूचना और अवसरों का सृजन करना, प्रसार करना और सभी जितने भी सार्वजनिक स्थान होते हैं
उन सब में उत्पादन, सेवाएं, प्रौद्योगिकी तक आसान और सुविधाजनक पहुंचने की जो दिशा में वो लोग कार्य करते हैं, ताकि क्या सके कि हमारे देश में जो जितने भी लोग दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, जितने भी लोग विकलांग होते हैं, उन सबको ऐसा ना लगे कि भाई हमारे बारे में देश के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी, देश के प्राइम मिनिस्टर है, देश के जो अन्य लोग हैं वो हमारे लिए कुछ करते नहीं है। इसीलिए मित्रों ये जो है नई एक योजना है, बराबर, जो उन लोगों के लिए घोषित की गई है। और इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट भी हमारे भारत सरकार में जो है वो मित्रों अलग डिपार्टमेंट भी कार्य करता है। ओके, अब एनसीपीईडी के बारे में हम बात करें तो ये एक राष्ट्रीय केंद्र है जो 1996 में स्थापित एक ट्रस्ट है। राजीव गांधी फाउंडेशन की मदद से इसे बनाया गया था और समाज को पारंपरिक रूप से दान और कल्याण के विचारों को बदलने की जरूरत है। विकलांग लोगों की उत्पादकता, उनके जो सशक्तिकरण है, उन सब के लिए मित्रों ये ट्रस्ट जो है वो कार्य करता है। और इस ट्रस्ट के पहले निदेशक कौन थे? तो जावेद आबिदी जो थे वो मित्रों इस ट्रस्ट के पहले निदेशक थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसको WHO ग्लोबल एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है बी, मुकेश शर्मा। तो मित्रों IIT कानपुर के प्रोफेसर है मुकेश शर्मा, उनको WHO के ग्लोबल एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का सदस्य जो है वो नियुक्त किया गया है इस साल। ओके, इसके बारे में हम बात करें तो IIT कानपुर को एक बड़ी उपलब्धि जो है वो हासिल हुई, क्योंकि इसके इंजीनियर विभाग के जो कार्यरत वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ और प्रदूषण के क्षेत्र में शोध करने वाले जो प्रोफेसर मुकेश शर्मा है, उनको WHO के मानद सदस्य के तौर पे नियुक्त किया गया। पीएम मोदी ने वर्ष 2015 में नेशनल क्वालिटी एयर इंडेक्स देश को सौंपा था। इसके अलावा वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने जो नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उनके संबंधित कई ऐसे आंकड़े थे जो तैयार किए थे और उनको प्रकाशित भी किया था। और उस आंकड़े में मित्रों सबसे अधिक जो भूमिका थी वो प्रोफेसर मुकेश शर्मा ने ही भजी थी। ओके, निभाई थी। प्रोफेसर मुकेश शर्मा इससे पहले मित्रों WHO काउंसिल फॉर अ क्लीन ट्रांसपोर्ट और क्लीन एयर एशिया, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, बैंकॉक और विश्व बैंक से जुड़कर कई ऐसे शोध कार्य जो है वो पहले ही कर चुके हैं। ओके, और इसीलिए मित्रों WHO के जो हम बात करें तो क्वालिटी एयर इंडेक्स है, उनका सदस्य नियुक्त किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस हेलीकॉप्टर की पहली बैच को भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ए, MK3। तो हाल ही में मित्रों MK3 नामक जो हेलीकॉप्टर है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है, उनको पहली बार भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड में यह जो हेलीकॉप्टर है पहली बार शामिल किया गया है। इसके बारे में हम बात करें तो यह मित्रों स्वदेश निर्मित 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 भारतीय नौसेना में शामिल किए गए। उसे विशाखापट्टनम में मित्रों भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवल सर्विस के जो डेगा में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाए गए इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग समुद्र टोही और तटीय सुरक्षा के लिए किया जाएगा। ओके, अब हिंदुस्तान और इस हेलीकॉप्टर में है क्या? तो मित्रों ये जो MK3 हेलीकॉप्टर है, ये मित्रों आधुनिक निगरानी रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपकरणों से भी लैस है, ताकि अगर किसी भी हमारे जितने भी रडार होते हैं उनमें अगर कोई भी दुश्मन देश का प्लेन या हेलीकॉप्टर या कुछ भी अगर हमारे यहाँ पे आता है तो वो तुरंत ही सिग्नल देगा। उन्हें रात में भी खोज और बचाव कार्य करने में यह जो हेलीकॉप्टर है वो सक्षम है। गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए एयरलिफ्ट करने के लिए और हटाने योग्य चिकित्सा ग्रहण देखभाल, इन सब की जो व्यवस्था है वो इस हेलीकॉप्टर में डाली गई है, ताकि यह हेलीकॉप्टर आधुनिक है और जितना हो सके उतना उसको बहुत ही ज़्यादा मजबूत जो है वो बनाया गया है। ओके, अब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है यानी कि HAL। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय। और प्रेजेंट टाइम पे इसके CMD कौन है?
तो आर माधवन प्रेजेंट टाइम पे मित्रों इसके CMD है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका आंसर है सी, नाफ्ताली बेनेट। तो हाल ही में मित्रों नाफ्ताली बेनेट जो है वो इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नियुक्त किए गए। आप सब जानते होंगे कि इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे। बेंजामिन नेतन्याहू पर कई ऐसे आरोप लगे, कई ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे और देश में हल्ला बोल मच गया था। ओके, और पिछले 4 साल से मित्रों वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है प्राइम मिनिस्टर के लिए, पर फिर भी कोई नतीजा जो है वो आ नहीं रहा था। ओके, और इसीलिए मित्रों इस साल जो है अब नतीजा आ गया है और नाफ्ताली बेनेट को इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है। ओके, अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है तो इजराइल के बारे में जान लेते हैं मित्रों। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। आप उसे जेरूशलेम भी कह सकते हैं, क्योंकि यरूशलेम भी कहते हैं और जेरूशलेम भी इसको कहते हैं। इजराइल की कैपिटल क्या है? इजरायली न्यू सेकल। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यही बन गए, नाफ्ताली बेनेट। और मित्रों इजराइल की संसद का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। क्या है मित्रों? नेसेट है। ओके, अब नाफ्ताली बेनेट के बारे में हम बात करें तो वो सबसे लंबे समय यानी कि 12 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। बीबी के नाम से प्रसिद्ध नेतन्याहू जाते जाते फिर वापसी का ऐलान कर रहे हैं। ओके, संसद में उन्होंने अपना भाषण दिया और नई सरकार को खतरनाक करार देते हुए कहा कि भाई वह अपने विपक्ष की भूमिका भी बजेगा, यानी कि अब बेंजामिन नेतन्याहू है वो अब विपक्ष में रहेंगे और मित्रों अब जो बेनेट है वो अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कार्य करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में G7 देशों की समिट कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर है ए, इंग्लैंड। तो हाल ही में मित्रों आप सबको मालूम होगा कि G7 कंट्रीज है उनकी एक बैठक यानी कि समिट जो है वो इस साल इंग्लैंड में आयोजित होने वाली थी। तो अभी मित्रों G7 देशों की जो समिट है वो इंग्लैंड के कार्बिस नाम के एक शहर में आयोजित की गई है। दुनिया के सबसे अमीर 7 देशों के नेताओं ने कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया भर में टीकाकरण करने के लिए और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए मित्रों अपने हिस्से की बड़ी राशि और टेक्नोलॉजी देने के लिए प्रभावशाली वादे जो है वो इस मीटिंग में किए हैं। और मित्रों इस मीटिंग में अमेरिका ने भी एक घोषणा की है कि वो जो है वो 50 करोड़ वैक्सीन के जो डोज है वो दूसरी कंट्रीज को देंगे ताकि क्या हो सके कि वहाँ वैक्सीनेशन हो सके और कोरोना को वहाँ से हटाया जा सके। इसलिए मित्रों और G7 के बारे में हम बात करें तो इस मीटिंग में सिर्फ 2 ही मुद्दों पर सबसे ज़्यादा जो है वो चर्चा की गई थी, एक वैक्सीनेशन कार्य पर और दूसरी जो है वो क्लाइमेट चेंज। यानी कि क्लाइमेट चेंज और वैक्सीनेशन अभी दुनिया का सबसे दो खतरनाक जो मुद्दे हैं वो यही है। एक है मित्रों कोरोना और दूसरा है कि भाई कैसे हम जलवायु यानी कि क्लाइमेट चेंज वो कर सकते हैं। ओके, जलवायु परिवर्तन हम कैसे ला सकते हैं। तो इन सब के बारे में मित्रों जो है वो G7 में ये मीटिंग हो चुकी है। ओके, अब G7 तो उनमें कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो शामिल है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी एंड जापान, ये 7 कंट्रीज जो है मित्रों शामिल है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और जापान, ये 7 देश जो है वो इसमें शामिल है। ओके, तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज।